अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट सेशन। मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेहमानों को तारुफ कराए देते हैं। आज अदनान आदिल साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। अबू ज़र सलमान न्याज़ी हमारे साथ वीडियो लिंक पर होंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से राना मुबशर साहब हस्ब मामूल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि नसीरुद्दीन खान नैयर साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और अगर हम एनालिसिस करें, जैसे 2023 भी रुखसत होने वाला है, 2022 जब जा रहा था तो नवंबर का महीना कितना हंगामा खेज था, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनकी एक्टिविटी से, नवाज शरीफ साहब की मसरूफियात से और यहाँ लॉन्ग मार्च से। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी थी अक्टूबर नवंबर के करीब, और अब नवंबर के करीब करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। तख्त नशीन सुख के जो शाम को मुजरिम ठहरे, वैसा ही हिसाब किताब इस वक्त दरपेश है। कल तक मीर जाफ़र थे, मीर सादिक थे, आज माफिया तलाफियाँ हैं और इसके अलावा सियासी स्पेस तलाश करने के लिए सियासी राब्ते किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नवंबर आ रहा है ये हंगामा खेज होने की तवक्को इस लिहाज से भी है कि इसमें बहुत से अहम मामलात पाकिस्तान को निपटाने हैं। IMF का एक रिव्यू आ रहा है। इसके अलावा तारकीन वतन, अफ़गान तारकीन वतन, उनकी वापसी की डेडलाइन भी कल है। उसमें क्या चेंज आएगा कोई, या किस तरह से उस पर अमल पैरा हुआ जाएगा, बरतानिया ने इस दिन में क्या किया, वो हम सबके सामने है। इसके अलावा जो एक और रिपल इफेक्ट आ सकता है पाकिस्तानी पॉलिटिकल फैब्रिक में, वो है सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत, जिनमें शामिल है नैब तरमीम का मामला। इसके अलावा फैज़ाबाद धरना केस, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। और मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस भी हैं जिनको कीनली देखा जा रहा है। इससे पहले कि नैब तरमीम पर जो नज़रसानी का मामला है वो देखा जाता, नैब तरमीम के हवाले से था वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आता। इस पर जो फैसला 15 सितंबर को जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बेंच ने दिया, एक इख्तलाफी नोट सामने आया है जो तब नहीं आया था, लेकिन अब ये इमर्ज हुआ है। और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये इख्तलाफी नोट में लिखा है कि केस में बुनियादी सवाल नैब तरमीम का नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। इसके अलावा उन्होंने अक्सरियती फैसले की बात करते हुए लिखा है कि आइन में दी गई इख्तियारात की तकसीम की मसलस को समझने में अक्सरियती फैसला नाकाम रहा, जो जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट के गैर मुंतखब जजेस मुंतखब अरकान असेंबली की पॉलिसी का कैसे जायज़ा ले सकते हैं। तो ये है वो जुमला जिसके गिर्द आजकल हमारी सारी सियासी बहस रिवॉल्व कर रही है। सबसे पहले नैयर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैब तरमीम के खिलाफ अपील पर समाज से एन एक दिन पहले ये इख्तलाफी नोट आना, ये कितना अहम है, और जो बेंच की तश्कील है वो क्या बता रही है? ये जो नोट आया है जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, ये एक थॉट प्रोसेसिंग भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी है। उन्होंने एक नया आइडिया बड़ी शिद्दत के साथ रीइंफोर्स किया है। पहले भी मुल्क की जो आइनी तकसीम है अदारों में जी, वो यही है कि पार्लियामेंट कानून साजी करेगी और अदलिया तो पाबंद है पार्लियामेंट की गई कानून साजी के मुताबिक इंसाफ फराहम करने की। पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करे उसे अदलिया सिर्फ उस सूरत में मुस्तरद कर सकती है जब वो बराह रास्त आइन से मुतसादिम हो, जुज़वी तौर पर या कुली तौर पर। ये कुछ आइडियलिज़म भी उन्होंने एक अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया है कि पार्लियामेंट एक नुमाइंदा हैसियत रखती है और वॉइस ऑफ द पब्लिक होती है, मतलब मासेस स्पीक थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो अपने मासेस की आवाज़ है वो और भी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोल को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि इंस्टेड ऑफ आप उन्हें अपोज करते असेंबली में, आपने आके चैलेंज कर दिया। नहीं, वो देखिए एक नामुनासिब तरीका है ना। अगर आपके पास दो ही मैंडेट जमहूरी सिस्टम में हो सकते हैं, या आपके पास मैंडेट हो सकता है टू गवर्न दी कंट्री, या आपके पास मैंडेट हो सकता है टू सर्व एज अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। अब आप पार्लियामेंट में और नेशनल असेंबली में जो बुनियादी इदारा है कानून साजी के लिए, हुकूमत के लिए, गवर्नेंस के लिए, आप उससे खामोशी से बाहर आ जाएं। अगर मैं वैसे इन साहबान से एक सवाल करता हूं, अगर ये अलायंस 2018 में बन जाता तो क्या ये उस वक्त भी आईनी ना होता? अगर छोटी जमातें PTI को ज्वाइन करने की बजाय खुद गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती तो आईनी जवाब तो तब भी मौजूद था। इसलिए मैं इस वजह से कि मुझे अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत नहीं करने दी गई, ये बिला जवाज़ बात थी। पार्लियामेंट से बाहर नहीं आना चाहिए था
उसमें रहते हुए अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहिए था, अवाम के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी और आने वाली क़यादत के लिए भी, नई असेंबली के लिए भी। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब ये कहते रहे माजी में, ये जब ये केस का पहले फैसला आया कि इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए, तो ये लार्जर बेंच की तश्कील काफ़ी होगी। अब नई सूरत हाल है। अब देखें ना, लॉ चेंज हो गया। अब जो प्रैक्टिस लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद वैलिडेट कर चुकी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, अब ये उसके मुताबिक एपलेट बेंच है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी कर दिया है कि ऐसी तमाम पिटीशंस की अब शक्ल इंट्रा कोर्ट अपील की होगी। अब इंट्रा कोर्ट अपील की शक्ल में वो जज साहबान ही समाअत फरमाएंगे जिन्होंने बुनियादी फैसला तब ज़ेर अपील नहीं किया होगा। अब ये मुख्तलिफ जज साहबान होंगे और जो जज साहबान पहले बेंच का हिस्सा था वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तो मतलब फैसला जो है वो चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ समझ नहीं आई, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, एक बात समझ नहीं आई। अबूज़र से रोशनी उस पर डलवाते हैं। अबूज़र, इस मामले को चैलेंज जो है वो निगरान गवर्नमेंट कर रही है या एमडी कर रहे हैं SSGL के। मुझे आपसे ये जानना है कि ये हुकूमत उसमें क्या प्ली लेके गई, वही कि ये अवामी मफाद से मुतालिक है या नहीं है, नून लीग या वो पार्टीज जिनके मफाद के लिए कानून साजी कहा जाता है कि की गई, वो इसे चैलेंज नहीं करने आई? मैं एक चीज़ बता दूं, बड़ा अच्छा नोट लिखा है सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, लेकिन एहतराम के साथ मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। बेशक पार्लियामेंट एक वो इदारा है जिसमें अवाम की जज्बात, उनकी उमंगों की तर्जुमानी होती है और वो उनका काम ही है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग उनका काम है। लेकिन उसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट आइनी जो उसकी हदूद हैं उनको उनसे तजावुज़ करता है या आइन के ढांचे के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाता है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हमारे आइन में दी गई है, आर्टिकल 8 से निकलती है, वो उसको गैर आइनी डिक्लेयर कर सकता है अगर कोई भी ऐसा कानून बनेगा जो आइन से मुतसादिम होगा। जहाँ तक देखें, ये बात है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, बिल्कुल कहती हैं कि अगर ऐसे कानून बनाए जाएँ जो क्लास स्पेसिफिक हों, किसी ख़ास क्लास को फ़ायदा दे रहे हों, या उनके ही फ़ायदे या बेनिफिट के लिए बनाए जाएं, तो वो कानून स्ट्राइक डाउन हो सकता है। हमने देखा सैक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट था, कानून आया था, वो अभी रिसेंटली जस्टिस मुशीर आलम साहब ने एक जजमेंट दी थी, उसको स्ट्राइक डाउन किया था। और इसी तरह जो आइन के बरखिलाफ कानून बने, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, बल्कि उसको छोड़े, मैं आपको अभी रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स का जो अमेंडमेंट थी 1967 की, वो भी तो किसी पार्लियामेंट ने ही बनाई थी, उसको तौसीक भी किसी पार्लियामेंट ने दी थी, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्ट्राइक डाउन की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आइन के बुनियादी ढांचे के ये और आइन की जो प्रोविजंस हैं उसके ये बरखिलाफ है, राइट टू फेयर ट्रायल को एक साथ इन कॉन्फ्लिक्ट थी और आर्टिकल 175 के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट थी। सो ये अप्रोच के पार्लियामेंट की लामहदूद पावर्स है, अनब्रिडेड है, अनफेटेड है, ये हमारे मुल्क में जहां कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे ये एक्सेप्टेबल या टेनेबल आर्गूमेंट नहीं है मेरी नज़र में। और जहां तक देखें, ये तो कानून आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बनाया क्यों गया था, खास कुछ शख्स अशखास थे, खास कुछ एक्यूज थे, जिससे इसको फायदा देने की एक कॉन्सेप्ट या आइडिया था उसके पीछे। अगर ये स्टोर होते हैं तो क्या चेयरमैन पीटीआई को भी फायदा होगा? कौन कौन बेनिफिशियरी हो सकता है इसका? बुज़र, देखें, चेयरमैन पीटीआई की हद तक तो ये देखें, इसमें कुछ चीजें अच्छी थी, जैसे बेल का कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस करा दिया था, मिनिमम आपने एक थ्रेशोल्ड रख दिया था कि 50 करोड़ से ऊपर का केस होगा तो पब्लिक एट लार्ज वाले इशू पे, चीटिंग वाले में, तो अब नैब कॉग्निजेंस लेगी, हर छोटी मोटी 1-2 करोड़ की चोरी पे नैब नहीं देगी, क्योंकि नैब का काम है वाइट कॉलर क्राइम्स को पकड़ना। वो तो बिल्कुल ज़रूरत थी चीज़ें, लेकिन वो कानून जो आपने सिर्फ इस वजह से बनाए जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो जिनके केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे उनकी कल्पेबिलिटी इस्टेब्लिश ना हो पाए, और नैब का जो बिल्कुल आपने पर काट दिए, वो बिल्कुल क्लास स्पेसिफिक था, और एक्सेस टू जस्टिस जो आर्टिकल 9 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे मुतसादिम था, वो स्ट्राइक डाउन होना बनता था। बिल्कुल उसको स्ट्राइक डाउन किया गया है, और इससे बिल्कुल वो लोग अपील करेंगे जिनको लगता है कि उनके केसेस अलाइव होंगे। देखें, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं है यहाँ पे
अकाउंटेबिलिटी विक्टिमाइजेशन होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अब ये मैं डिनाई नहीं कर सकता, इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। इस मुल्क को लूटा गया है, पब्लिक एक्सचेकर को लूटा गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कोई इदारा ही ना हो जो अकाउंटेबिलिटी ना करे। जरूर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे ऑपरेट ना करे, और आपके मुल्क में वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करे, उसका चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज ना हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो, आर्म ट्विस्टिंग या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ना हो। बिल्कुल ठीक है। शख्सियात जो है वो बालातर नहीं होनी चाहिए, इदारे बालातर होने चाहिए, ये तो हम एक अरसे से सुनते हैं, लेकिन आइडियली हो नहीं पाया ऐसा। मुझे राना साहब आपसे ये जानना है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कमान चेंज हुई है, उसके बाद से हमने अदालत के मूड में भी एक चेंज देखा है। पहले किसी और तरफ डायरेक्शन और अब किसी और तरफ, लेकिन अब नैब तरमीम के मामले को लेकर जो बेंच तश्कील दिया गया है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लेगेसी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ही फॉलो की जा रही है, लेकिन इन अदर वे। सो ये लाइक माइंडेड बेंच कहलाएगा आपके ख्याल में, या राइट माइंडेड? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, I'm not a legal expert over here, but if you look at it, बात यह है कि उमर अता बंदयाल साहब जो गए हैं, उन्होंने पीछे अपने उनके साथी हैं, उनके कुलीग्स रहे हैं, इतना अरसा रहे हैं, तो वो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना है ना। उन्होंने कहीं ना कहीं बेंच में बैठना है। अब वो कहाँ पे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, वो तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनके इख्तियार में है, वो उनको बिठाएंगे। अब तो 3 रुकनी कमेटी के इख्तियार में है राना साहब, अकेले चीफ जस्टिस के। जी देखे बात जी बाबूजर क्या कह रहे हैं आप? देखिए आयशा, अगर आप कॉम्पोजिशन देखें ना बेंच की, बड़े एहतराम के साथ इस बेंच के अंदर अगर आप जजेस देखें, मेरी नज़र में तो वो सब जजेस हैं जो नॉर्मली अगर कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है तो वो साइड ऑफ जजेस हैं जो नॉर्मली अग्री करते हैं विद द करंट सीजे। अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन देखें, इसमें जैसे कुछ जजेस हैं जो ओपनली डिसएग्री करते हैं, या पिछली जितने केसेस चले हैं उसमें जो जजेस ऑन द सेम लाइन ऑफ थिंकिंग है, मैं ये नहीं कह रहा बाइस्ड है, सेम लाइन ऑफ थिंकिंग, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो वाले जजेस मुझे नजर आ रहे हैं इस बेंच में। लेकिन कमेटी की भी कॉम्पोजिशन जो है उसमें जी का फैसला है, अगर एक डिसएग्री करता है तो 2 की ओपिनियन प्रिवेल करेगी। जी समझ गए, हम आपका नुक्ता, बुनियादी नुक्ता समझ गए। ह्यूमन साइकोलॉजी जितने भी पास्ट चीफ जस्टिस गुजरे हैं वो हमेशा उन जजेस को अपने साथ बिठाते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। दिस इज, मैं पिछले 25-30 साल की प्रैक्टिस बता। हाँ, ये मैं असल में राना साहब से जानना चाह रही थी, लेकिन आप समझ गए कि मैं क्या पूछ रही हूँ राना साहब से। राना साहब, मैं राना साहब की हेल्प करने के लिए बैठा हूं। देखिए बात से पर्चा आउट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे वाकई अबूजर ने हेल्प आउट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने भी एक एज यूजुअल स्पैनर फेंका था मेरे पे, लेकिन नो इश्यूज। द पॉइंट इज, देखे वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि लाइक माइंडेड लोग होते हैं, और जो भी होता है इन द बिहाइंड द ड्राइविंग सीट, जो ड्राइव कर रहा होता है, जिस भी इदारे को कर रहा होता है, स्टीयरिंग के पीछे जो भी शख्स होता है, वो जिनके साथ कंफर्टेबल होगा वही उन्हीं को रखेगा ना। अब वो जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या जिसके साथ उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो नहीं रखेगा उसको, या उसको कोई और उसको जॉब दे देगा, किसी और तरफ उसको लगा देगा। बट डायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो उन्हीं के साथ रहेगा जिनके साथ वो कंफर्टेबल होगा। तो ये इसमें कोई वो रॉकेट साइंस भी नहीं है। इससे मसला सिर्फ डिफरेंट है यहाँ पे, जो मुझे समझ आ रहा है। देखिए, हम लोग जो है हर चीज को एक क्रिटिसाइज करने के चक्कर में रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, हमें उसमें से जो क्रिटिकल चीजें हैं वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे। और पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है, देयर आर रीजंस फॉर दैट, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसके, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि अगर हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू कर दें तो और उसको जरा थोड़ा सा ये भी हमारे पे टैग लग जाता है ना कि अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो कहेंगे जना ओहो जी हुकूमत की तारीफ करदा पे है, ओ जी हुकूमत दे नाल मिल गए ने, ओ जी अंडर प्रेशर आ गए ने। नहीं, ठीक है, आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जरूर करें। जो आपने अगर कोई फैसला आ जाता है किसी जगह पे, चले लेट मी पुट इट दिस वे, जो अगर कोई अदालत का फैसला आ जाता है उसको अगर आपने क्रिटिसाइज करना है जरूर करें, हम लोग करते भी हैं उसमें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट जब तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं हो जाती, उसमें से नेगेटिविटी निकालना
अगर हम थोड़ा सा उसको मेलो कर दे, कम कर दे, उसको घटा दें, तो मेरे ख्याल में वो ज़रा थोड़ी सी जो लोग बैठे हुए हमें देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको एक साय ऑफ रिलीफ मिल जाएगा। सो दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम क्रिटिसाइज ना करें, हम क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन उन चीजों को करें जिस पे हम पक्के पैरों पे क्रिटिसाइज करने के बाद हम उसकी इस्लाह कर सके, को उसका एटलीस्ट हम कोई मशवरा दे सके। ठीक है, जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट हम अगर क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो वो फिर जो आगे लोग जो बैठे हुए हैं ना ऑलरेडी, वो बददिल हुए हुए लोग जो है बड़े डिसहार्ट हुए हुए फॉर वन रीजन और दी अदर। सो एक पॉजिटिविटी निकालने की भी अगर हम कोशिश करें हर चीज में से, किसी न किसी चीज में से, आई एम 200% श्योर कि किसी ने हर चीज में से कोई ना कोई पॉजिटिव एंगल भी निकलता है। ठीक है, नेगेटिविटीज यस वी शुड गो फॉर इट, बट पॉजिटिव एंगल भी निकलता है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी अगर हम अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को जरा देनी शुरू करें तो वो थोड़ा उनको थोड़ा सा एक थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। दिस इज माय पॉइंट। वैसे अच्छे नासिर बन के आपने अच्छी नसीहत की है। मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफी नोट भी अपने इदारे को यही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि अदालतों को हंगामा आराई से बाला और बदलती सियासत से बेनियाज होकर जमहूरियत के मुस्तकबिल पर निगाहें जमानी चाहिए। इट्स द नीड ऑफ द टाइम। अदनान आदिल साहब, मीनवाइल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास और फिर उसमें एक जज को शो कॉज नोटिस, और इत्तलात के मुताबिक वो बेंचेस का हिस्सा, एक बेंच का हिस्सा भी हैं। आपके ख्याल में अदलिया में इस्लाहात का आगाज हुआ है या सेम थिंग बट इन अनदर वे? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जजों में नज़रियाती तौर पर तकसीम है, और मैं ये लफ्ज़ बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकसीम तो है और नज़रियाती कह लें आप उसको। अब कुछ जजेस का रुख कहीं है, कुछ जजेस का रुख कहीं है, और बज़ाहिर तो आम आदमी को लगता है कि जजेस के शायद कैंप्स बन गए हैं। तो उस तनाजुर में ही हमें सब चीज़ें देखनी चाहिए, चाहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो या बड़े बड़े फैसले हों। अब बात यह है कि कानून की अहमियत है क्या? क्या कोई रेलेवेंट है कानून पाकिस्तान में? जब एक चेयरमैन नैब बदलता है, सारा नैब के अमले का रवैया ही बदल जाता है। वो कहता है हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है, आप इसकी ज़मानत ले लें, आप इसको रिहा कर दें, हम केस विड्रॉ करते हैं। बड़े बड़े केसेस ख़त्म हो रहे हैं लोगों पे। वो किसी की आमदन से ज़्यादा असासे हैं, 80-90 करोड़ रुपए के, उसने कोई उसका प्रूफ नहीं दिया कि वो कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं, वो एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे या कोई साबिक वज़ीर थे, अब वो मुकदमा ख़त्म हो गया। तो जब कानून की कोई अहमियत ही नहीं है, असल अहमियत तो एग्जेक्टिव की है, पावरफुल लोगों की है, तो वो जो जी चाहता है तो वो केसेस बन जाते हैं और प्रोसीड होना शुरू हो जाते हैं बहुत एक बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ। अगर उनका जी नहीं चाहता है तो वो फिर नहीं होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कानून और आइन की कोई अहमियत है? 90 रोज़ में इलेक्शन का एक आइन में वाज़ेह हुक्म मौजूद है, क्या उस पर अमल हुआ? और इतने बहुत से है कि आप उर्दू को लाजमी ज़बान बनाएंगे 10 साल में, उस पर अमल हुआ? ख्वाजा का फैसला था। वैसे इस इख्तिलाफी नोट में जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि करप्शन के मुकदमात में जजेस और फौजी अफसरों का नैब के जरिए एहतसाब होना चाहिए, आप इससे इत्तफाक करते हैं? ये इस नोट की खास बात है? देखिए, जैसे दाग अच्छे होते हैं ना, करप्शन भी अच्छी। पाकिस्तान में तो आप 80-90% लोग जो हैं वो इस काम में मुलविस हैं। कोई खालिश दूध मिलता है? आप अभी जो गवाले हैं, क्या इन पे करप्शन का कोई केस होता है? ये जो आप बाजार से मिर्चें खरीदती हैं, ये खालिश होती हैं? पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन अंडर इन्वाइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग करके अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी कभी हो सकती है? ये सरकारी अफसर की अगर आप शुरू कर दें, उसको इतना मुश्किल बना दिया है प्रोसीजर को, उनकी तो कोई वो नहीं होती, उनके आमदन से बेतहाशा ज़्यादा असासे हैं सरकारी अफसरों के, सिर्फ सियासतदानों के पीछे लग जाते हैं। भाई क्या बाकी सब लोग पाक साफ हैं, दूध में धुले हैं? तो करप्शन तो अच्छी चीज़ है, इसको लीगलाइज करें, मुल्क को आगे बढ़ने दें ताकि कोई तरक्की हो। अगर आप करप्शन का राग अलापते रहेंगे, बिजनेसमैन पैसा रोक के बैठ जाएगा, सरकारी अफसर फाइलें रोक के बैठ जाएगा, और कितने मसाइल होंगे। यानी आप कह रहे हैं कि इस मौजू को जो कि करप्शन की भी एक हद मुकर्रर करके इसको जायज करार दे देना चाहिए, उसी के दायरे के अंदर रह के आप उतनी करप्शन कर सकते हैं। जरूरत है किसी ने अगर एवन फील्ड में कोई अपार्टमेंट बना लिए, सर्रे में महल बना लिया, कोई बाहर पैसे पापड़ वाले के पास करोड़ों रुपए आ गए, किसी के ना फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं, हम ना जजीरों की बात कर रहे हैं, क्या हर्ज है भाई? जी तो क्या हर्ज क्या है? वो लोगों ने अपनी मेहनत से बना लिए हैं, अब आप हसद क्यों करते हैं दूसरों के पैसे पे, दूसरों के माल पे? वो तो उसको सजा तो कभी होनी नहीं है। सजा तो होनी है गरीब आदमी को जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह है, वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, मकान का किराया दे, बच्चों को पढ़ाए, रोटी खाए, क्या खाए?
वो सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। वो जो पाकिस्तान में जो लोग हैं 80-85% गरीब लोग, उनको सज़ा मिल रही है, वो बहुत अच्छी बात है, उन्हें सज़ा मिलते रहनी चाहिए। ये लोग जो बेचारे गरीब करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, महल बना लेते हैं दिल पशौरी करने के लिए, चाहे उसमें रहना नसीब हो ना हो, तो उनको क्यों आप बिला वजह तंग करते हैं? नहीं करना चाहिए ऐसे। मतलब है इन मामलात में पड़ते ही क्यों हैं आप? असल में तो फिर सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, मुल्क की मईशत रुक जाएगी, मईशत का बैया जाम हो जाएगा। हमारे शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब रहा तो पाकिस्तान की मईशत कभी तरक्की नहीं कर सकती। आसिफ अली जरदारी साहब ने लोग भी ये यही बात कहा करते था हैं कि नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। हाँ जी, तो बात यह है कि आम आदमी का नोहा है जो अदनान आदिल साहब ने इस तरह बयान किया। बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से हम एहतिसाब के खिलाफ ये जंग तो देख रहे हैं, लेकिन करप्शन कम नहीं हुई। तो बेहतर यही है, हम एक दिल जले का मशवरा ही कह सकते हैं अदनान आदिल साहब का, कि करप्शन को लीगलाइज कर दिया जाए ताकि आइंदा सब इसे लीगल समझ के करते ही रहें, क्योंकि अभी तक इसका कोई नतीजा तो बरामद हो नहीं सका। छलनी से हर बार कोई गुजरता है तो करप्शन कम नहीं होती, वो सुरखरू होकर निकलता है। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हमारे शो में अदनान आदिल साहब ने इंतखाबात के हवाले से जो खबर दी थी, जो उनको किसी ने खबर दी थी 28 जनवरी, यही तारीख जो है इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। 1-2 दिन में इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो यकीन दहानी करा रहे हैं कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात होंगे, लेकिन अभी तक तारीख देने से गुरेजा क्यों है? हो सकता है 1-2 दिन में मामला तय पा जाए और उसके बाद इस तारीख का ऐलान हो जाए। मीनवाइल जो राब्ते बढ़ रहे हैं उनमें ज़रा दिलचस्प बात यह है कि गैर फितरी अनासर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब से मिलने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है और उसके बाद फिर एक दूसरे को ये एजेंट कहना शुरू हो जाते हैं। नमाज की अदायगी इक्तदा में, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ नैयर साहब कि फिर एक दूसरे के खिलाफ आ गए? अकेला ही काफ़ी हूँ और अब मैं अकेला रह गया हूँ। ये इतनी सी कहानी है 1 साल की। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम सियासतदान मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, एक ऐसा सूरत हाल पैदा करें जिससे काबिल कबूल इंतखाबी और सियासी अमल की गुंजाइश पैदा हो। जिन्होंने ये ऐलान किया था कि मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाना, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आज वो खुद ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। अगर तारीख़ का हवाला देने की इजाज़त हो तो 72 से लेकर 77 तक भुट्टो साहब ने हर अपोजिशन पार्टी को टारगेट किया सिवाय क़य्यूम लीग के। अच्छा, बाद में मंजर बदले और 79 के बाद पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्तिक़लाल और तमाम अपोजिशन जमातें MRD के प्लेटफॉर्म में थी। ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। जो लोग ये दावेदारी करते हैं कि मुझे किसी से हाथ नहीं मिलाना, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि हालात और सूरत हाल के मुताबिक मुज़ाकरात का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन मौलाना से बात क्यों नहीं बनी? क्या हुआ? वो जो चाहिए था PTI को वो नहीं मिला, या मौलाना राजी नहीं हुए? अभी PTI के साथ कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं कर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी? नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक हवा खड़ा करती है PTI का। पीपल्स पार्टी का डिज़ाइन वही है कि किसी तरह से PMLN की पंजाब में सीट्स कम हो जाएं। असल इशू है पंजाब की मेजॉरिटी सीट्स का, जिन्हें पीपल्स पार्टी प्रेम्प्ट नहीं कर पा रही। 141 सीट्स हैं। जो भी सूरत हाल हो, उनमें जो डिवीज़न है वो अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। अगर PTI को इलेक्शन का मौका मिलता है तो सूरत हाल और होगी, अगर नहीं होगा तो फिर ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब वो चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल बने, एक हंग पार्लियामेंट हो जिसमें सभी का थोड़ा थोड़ा शेयर मिल जाए। मौलाना की तो हमेशा से ख्वाहिश है कोलिशन गवर्नमेंट फेडरल में भी हो, प्रॉमिस में बन जाए। पीपल्स पार्टी की खुद इस वक्त जो सियासी कुव्वत है वो सिंध में है कि वो सिंध की सूबाई हुकूमत फॉर्म करने में कंफर्ट महसूस करते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में शेयर लेने के लिए उन्हें किसी न किसी कोलिशन अरेंजमेंट का हिस्सा बनना है। और एक ऐसा मुल्क जो आइनी तौर पर कसीरुल जमाती सियासी निज़ाम की गुंजाइश रखता हो, उसमें तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात की एक विंडो ओपन रखनी चाहिए और कभी एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेना चाहिए ताकि बाद में आपको एम्बैरसमेंट फील ना हो। ये थोड़ा सा एक विंडो ओपन रहनी चाहिए। मैं अब भी कहता हूँ कि इख्तलाफात में और तनकीद में उस हद ना गुजर जाएं कि जब आप एक टेबल पे बैठें तो लोग आपका मजाक उड़ाएं। ठीक है, हद में रहें। हाँ। किसी को भी कुछ भी कहने से पहले
अब ठीक है। जैसे मौलाना ने फिर वही यहूदी लॉबी वाली बात शुरू कर दी। भाई कल तक वो आपके इक़्तिदा में नमाज अदा कर रहे थे, आज वो फिर लेकिन यहूदी एजेंट बन गए there must be- हैं। कल आप बने नहीं, कुछ शाइस्तगी और रवादारी सियासत में रहनी चाहिए। सियासतदानों को ठीक है। अपने अंदाज, अपने एतवार बदलना होंगे, अपने आप को बदलना होगा। क्या आज देखे जिन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही काफी हूँ और मैं अकेला ही सारा काफी निजाम उलट जाएगा जब मैं मत्थे एक रंग दिन के लिए भी जाएगा। जाऊंगा, आज सारी पार्टी कहाँ खड़ी है, वो लोग कहाँ खड़े हैं? तो क्या चले अबूजर, क्या ने गो हेड दिया है इन मुज़ाकरात और इन राब्तों के लिए? और मुस्लिम लीग नून का भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब सदर ममलिकत से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और मेरी जितनी पीटीआई की लीडरशिप से बात भी हुई है, ये असद कैसर का और अली मोहम्मद खान साहब का जो था अपना ज़ाती फेल था मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करना। इसमें चेयरमैन पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। और देखें, जहाँ तक इनफैक्ट काफ़ी लोग इससे खुश भी नहीं है, पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप जो है इस मुलाकात से। और जहाँ तक देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखें, ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना आप इस पोजीशन में, और ना इस मुल्क का कोई इदारा इस पोजीशन में है कि वो किसी को यहूदी लॉबी का एजेंट कहे। इसलिए ये देखें, एक ओपिनियन होता है, ओपिनियन भी नहीं होता बल्कि इल्ज़ाम तराशी होती है। इस चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो हम अगर सामने रखें तो हमें काफ़ी चीज़ें उससे पता चलती हैं। ये 2007 की बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मोहतरम है, फॉर्मर एम्बेसडर थी यूनाइटेड स्टेट्स की पाकिस्तान में, एन पैटरसन, राना साहब बेहतर बता सकते हैं, उनसे मुलाकात थी उनकी। और 2011 में उस मुलाकात के बारे में कुछ विकीलीक्स केबल्स लीक होती हैं जी। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाइश की थी उनसे, उन्होंने कहा था वोट्स आर अप फॉर द सेल, और मैं यूएसए से ज़्यादा एंगेज्ड होना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाके लॉबी भी करना चाहता हूँ, वहाँ के थिंक टैंक से भी मिलना चाहता हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा आपके साथ। और एक साइड पे अगर आप देख लें, चेयरमैन पीटीआई का जो पोस्टर था टूवर्ड्स इजराइल, खासकर पैलेस्टाइन का इशू था, हामिद मीर साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब ने उनको कहा कि वाहिद हमारे आगे एक दीवार है या एक वाहिद एक रीज़न है कि हम इजराइल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। और जहाँ तक अगस्त 2020 में की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान विल नेवर रिकग्नाइज इजराइल। फिर यूएन की स्पीच में है, इस्लामोफोबिया पे किसने बात की, प्रॉफिट पीस की अपॉन हिम की जो एलिज्ड बेहुरमती करने की कोशिश की जाती है उस पे किसने बात की, जो हिजाब राइट्स हैं फ्रांस के अंदर औरतों के, मुस्लिम वुमेन के, उस पे किसने बात की। इस वजह से ये बड़ा आसान होता है कि किसी को आप कह दो कि जी ये यहूदी लॉबी है, लेकिन अगर आपके एक्शंस देखें, आप फैक्ट्स देखें, तो आपको बड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन वेस्ट को खुश करने के लिए अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन जो है वो वाकई ही सर्विस कर रहा है इस मुल्क की, या इस मुल्क की जो आइडियोलॉजी है उसकी बेस पे सर्व कर रहा है। इस वजह से इससे इज्तनाब करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। और वही मौलाना भी कह चुके हैं कि इससे पहले जुबानबंदी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सियासत में भी कुछ रवादारी और वज़ादारी वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि मामलात को आगाज़ खुद से करते तो बेहतर। मौलाना साहब आगे उनके लिए मशवरा है, अपना बयान याद कर लें। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना से मिल तो आई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि दोनों तरफ से ये बताया गया कि किसी अलाइंस के लिए नहीं थी बात और मुलाकात। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये कहना है कि ना हम रिलीफ मांग रहे हैं और ना ही कोई डील होने जा रही है, तो फिर ये मुलाकातें चाहे मानी। मुझे ये बताए राना साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चले हालात का जबर है जो भी, उन्हीं जमातों की तरफ हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए जिनके एक दफ़ा हाथ झटक दिए थे। अगर इनमें से किसी के साथ मेल मुलाकात में कोई नतीजा निकलता भी है किसी इत्तेहाद का, एडजस्टमेंट का, जो भी, तो फिर वो करप्शन के बयानिए का क्या होगा? देखें, एक चीज़ ज़रा जहन में रखें। एक तो ये अली मोहम्मद हो, असद कैसर हो, बैरिस्टर सैफ हो, बेसिकली ये लोग गए थे फातह ख्वानी के लिए मौलाना साहब के पास। अच्छा, अब उस पर असद कैसर साहब ने नाराज़गी का इजहार भी किया, अपनी रिजर्वेशन भी शो की कि हम लोग फातह ख्वानी के लिए आए थे,
तो हमारी जो तस्वीर है वो रिलीज क्यों की गई, नंबर वन। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे शो में मौजूद थे अभी लास्ट वीक, एंड ही सेड, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात की है कि हम लोग जो वहाँ पे लोग गए थे वो पीटीआई चेयरमैन की नॉड के साथ गए थे, उनकी मर्जी से गए थे। अब ये मोहम्मद अली दुरानी साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स वी आर टॉकिंग ओवर हियर। नैयर साहब आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं। इंटरव्यूड हिम, मैंने सुना है वो इंटरव्यू आपका। नहीं, वैसे भी नैयर साहब ऑफ द रिकॉर्ड भी इत्तेफाक कर रहे हैं। नहीं, राणा साहब आपकी खबर ठीक है। वो उन जी मेरी खबर 28 जनवरी वाली भी ठीक थी, वो मैंने 3-4 हफ्ते पहले आपके शो में कही थी। और नाजरीन करेक्ट कर ले तो प्लीज, राणा साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि जनवरी में 28 जनवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, शेड्यूल का भी राणा साहब ने सबसे पहले बताया था। जी राणा साहब। हाँ बस बिल्कुल जरूर करें आप जो चीजें हैं ना वो मेरी जब बारी आती है ना तो आप बड़े वो उसको रोक के उसको सामने लाती है। मैं बड़ा नाराज हूँ आपसे। नहीं राणा साहब, अच्छा, ये सिर्फ ख्यालात का हो सकता है, आपके ख्यालात मनफी साइड पर जा रहे हैं, ज्यादा कोशिश करें अच्छा सोचें। बहुत सख्त नाराज हूँ आपसे, मैं बहुत सख्त नाराज हूँ। मैं अदनान आदिल साहब से, अबूजर से और अपना नैयर साहब से मिलके मैं एहतजाज करूंगा शो के बाद आपके साथ। चलें ठीक है, कोई बेंच ना बनाइएगा मेरे खिलाफ। लेकिन जी। नहीं, मैं 3 बंदा का बेंच बढ़ा देता है ना, और की बढ़ावा। अब देखें कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। देखें मोहम्मद अली दुरानी साहब, मतलब लोग कह रहे थे कि जनाब ऑन हिज ओन चल रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे खैर इख्तलाफ करता हूँ, मैं नहीं समझता कि ऑन हिज ओन चल रहे हैं वो। हालांकि वो डिनाई करते रहे मेरे शो में भी कि नहीं जी मैं ऑन माई ओन कर रहा हूँ। ऑन माई ओन मतलब चक्की तले हाथ तो नहीं आया ना कि ऑन हिज ओन शुरू हो जाए बंदा। इसमें आप क्यों नहीं शुरू हो जाती, मैं क्यों नहीं शुरू हो जाता, अदनान साहब क्यों नहीं शुरू हो जाते, अबूजर क्यों नहीं हो जाते, नैयर साहब क्यों नहीं शुरू हो जाते। मतलब हम लोग भी शुरू हो सकते हैं ऑन आवर ओन। नैयर साहब और अबूजर तो हैं शुरू, हम नहीं हो रहे। हाँ वो तो है, वो तो एक्टिव है। नहीं मैं इनएक्टिव। चले वो अबूजर एक्टिव है, मैं नहीं नैयर साहब के साथ ज्यादती ना करें आप, ठीक है। नैयर साहब शरीफ आदमी। तो एनीवेज, सो ये दो डिफरेंट चीजें, दो डिफरेंट बयानिए हैं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब ये भी कहते रहे हैं जनाब कि मैं जब वो बयानिया आया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अकाउंटेबिलिटी का, जो स्टेटमेंट आई थी उनकी लंदन से, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए थे, ही रश्ड बैक टू लंदन, और वहां पे जाके फिर स्टेटमेंट चेंज हो गई कि जनाब अकाउंटेबिलिटी छोड़े, उसके बाद जनाब बात करेंगे। इंतखाबात की भी बात जो है 50-50 वाली है, वो भी गल तुसी सुनते नहीं पे मेरी। रन साहब टाइम कम रह गया। अदनान आदिल साहब, हाँ हमने अदनान आदिल साहब से उनकी दिल की बात पूछनी है नवाज शरीफ साहब से मुतालिक। जी चलें आप उनसे पूछ लें, मैं तो बस यही कहना है। असल में नहीं आप राणा साहब, आपकी बात बड़ी दिलचस्प है, आप बताइए। मुकम्मल कर रहे हैं राणा साहब। 50-50 वाली बात कर रहे हैं ना, उससे बड़ा इंटरेस्ट चाह रही थी मुझे। नहीं वो इलेक्शन वाली बात 50-50 कैसे है? लेकिन आयशा चाहती नहीं कि मैं बात करूं, इसलिए मैं नहीं आप करें प्लीज करें। नहीं राणा साहब प्लीज इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन की बात करें, हम सब सुनना चाह रहे हैं। और शायद पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव भी इसलिए हुई हैं कि कुछ दबाव डाला जा सके, क्योंकि नून लीग तो अभी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही इंतखाबात में। They are kicking off their campaign। वो अभी इसी हफ्ते में अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं नून लीग वाले, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है चॉकआउट की है, चॉकआउट की है उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी। But interesting times are ahead. This is the American phrase, and this is American phrase like it's like how should I put it? But interesting times are ahead. 50-50 chances elections के। इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हम 28 तारीख को, सॉरी मैं गलत कह गया, 28 जनवरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी, मतलब कि इलेक्शन कमीशन नहीं कहता, हो सकता है कि जनाब 28 फरवरी को 28 जनवरी को सॉरी इलेक्शंस हो जाए, तो वो इस तरह हो सकता है, सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन वाले आजकल सुबह 3-3 बजे तक दफ्तरों में बैठे हुए हैं। सुबह आ जाते हैं 8 बजे, रात को 3-3 बजे तक दफ्तरों में बैठे हुए हैं, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जनाब अगर उनको अदालत में बुलाया जाए या किसी भी वक्त उनको कोई पूछे तो वो कहें जनाब के 28 तारीख को हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। यानी खंजर अपना तेज रख, अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे तैयारियां कर रहा है। मुझे ये बताएं अदनान आदिल साहब,
4 साल के बाद सदारत करने जा रहे हैं नून लीग के ताहयात कायद नून लीग के इजलास की। मीनवाइल खबर ये आ रही है कि सारे मसाइल एक मुलाकात से ठीक हो जाएंगे और वो सदर आरिफ अलवी से नवाज शरीफ साहब की होने जा रही है मुलाकात। आपके ख्याल में ऐसा हो पाएगा? नवाज शरीफ साहब राजी हो पाएंगे इसके लिए? देखिए, नवाज शरीफ के पास कितने इख्तियारात हैं ये भी तो देखना चाहिए ना, कि नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या उनके इख्तियार में है और क्या उनके इख्तियार में नहीं है। उनकी भी मेरा ख्याल है लिमिटेशंस हैं, कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो उनके पास नहीं हैं। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो वो अब पॉपुलर नहीं है। अगर एक फ्री फेयर इलेक्शन होता है तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी पंजाब को, और नवाज शरीफ ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उन्होंने इतना मैदान सजाया और इतने कंप्रोमाइज़ भी किए और फिर वो सारा प्लेट में रखकर जो है तहरीक इंसाफ को दे दें। मेरा ख्याल है कि वो कोई ना कोई कोशिश तो करेंगे सदर अलवी। नवाज शरीफ साहब वैसे देखें, अगर आप आरिफ अलवी साहब से मिलने के क्या मसला है उनको, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी मिलने तो बनी गाला चले गए थे, तो आरिफ अलवी को मिलने क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू भी हमें याद है जिसमें वो कह रहे थे कि तभी गैर सियासी कुव्वतें ला ताल्लुक हो सकती है सियासत से जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हो। वन लाइनर नहीं है साहब, हालात एक और मुतनाज़ इंतखाबात की तरफ बढ़। ओहो, ये है गिरा जो इस मामले पर लग गई। इंतखाबात हो भी जाएंगे तो क्या मामला टल जाएगा? सवाल अपनी जगह बरकरार है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।